हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आ जाइए जल्दी से। रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। तो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर हम लिपिड के आइसोलेशन के मेथड्स बच्चे हम पढ़ रहे थे। अभी अगला हमारे पास मेथड होगा, दो मेथड हमने पढ़ लिए थे, तीसरा हमारे पास होगा बच्चे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे पास एक मेथड होगा, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो प्लांट सीड से ऑयल या लिपिड को एक्सट्रैक्शन करने की एक तकनीक है बच्चे। प्लांट से प्राप्त होने वाले जो हमारे पास में सीड टाइप की चीजें होती हैं, बीज होते हैं, उनसे जो तेल निकलता है फिर उसका यूज करते हैं हम लोग, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के मेथड है ये। यानी प्लांट प्लांट सीड से ऑयल ऑयल या लिपिड लिपिड एक्सट्रैक्शन की एक बच्चे ये तकनीक है। ठीक है, ठीक है। सो प्लांट सीड से ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए एक मेथड है। प्रिंसिपल क्या है बच्चे? ये कॉन्टिन्यूअस सोलवेंट एक्सट्रैक्शन पे आधारित है। मतलब समझाऊंगा अभी मैं, एक बार प्रिंसिपल लिख देता हूं। कॉन्टिन्यूअस सोलवेंट एक्सट्रैक्शन पर ये आधारित है बच्चे। ठीक है, यानी लगातार विलायक निष्कर्षण पर बच्चे ये हमारी एक आधारित मेथड है, एक आधारित बच्चे ये तकनीक होती है सर। ठीक है भाई, इस पे आधारित एक तकनीक है ये। पहली बात जो हमारी इसके अंदर हो गई है सर क्लियर। दूसरी बात अगर हम करें बच्चे, अब कैसे होगा? तो जो सोलवेंट होता है ना, देखो अभी हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के पीछे पढ़ा था, उसमें देखा था कि बार बार सोलवेंट को गुजार रहे हैं उसके अंदर से। यहां पर भी कॉन्टिन्यूस और लगातार सोलवेंट विलायक को, बार बार विलायक को हम लोग गुजारते हैं। यानी हीटेड सोलवेंट को बार बार विलायक से गुजारा जाता है। ठीक है, बार बार मेरे भाई विलायक से गुजारा जाता है। समझ में आ गया? बार बार विलायक से हम हीटेड सोलवेंट को गुजारते हैं सर, पहली बात। और जो लिपिड होते हैं ना, जैसे ही हम सैंपल का मतलब, सॉरी विलायक से नहीं, सैंपल से बार बार सैंपल मतलब जिसमें लिपिड है, जहां से हमें लिपिड को अलग करना है, सैंपल से गुजारते हैं। और जब भी हम सॉल्वेंट गुजारेंगे तो बार बार लिपिड सोलवेंट में घुलकर अलग होता रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो मल्टीपल साइकिल में होता है ये, बार बार ये चीज होती है, मल्टीपल साइकिल में ये चीज होती है। इससे इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में हम ऑयल निकाल सकते हैं। मतलब एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को हम लोग लिपिड वाला जो सैंपल है उसमें से बार बार गुजारते हैं, जैसे अभी पीछे गुजार रहे थे ना,
वैसे ही यहाँ भी गुजारते रहेंगे, बार बार गुजारेंगे तो जितना लिपिड कंटेंट है, जितना ऑयल कंटेंट है सीड वगैरह के अंदर, वो सारा अपना बाहर आ जाता है सर। कॉमन सॉल्वेंट इसमें कौन से लिए जाते हैं? कुछ कॉमन सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो हेक्सेन मैंने पीछे बताया था ना, वो सबसे कॉमन होता है ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्शन के लिए। जो हेक्सेन होता है, पीछे भी हमने लिखा था, तो वो सबसे कॉमन मेथड होता है। अच्छा, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर जो होता है वो भी यूज किया जा सकता है सॉल्वेंट की जगह पे। पेट्रोलियम ईथर, या फिर बच्चे डाई इथाइल ईथर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। डाई इथाइल ईथर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में बाहर निकालने। यानी जो भी सॉल्वेंट होते हैं ज़्यादातर नॉन पोलर ही लिए जाते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि लिपिड हमारा जो है वो नॉन पोलर के अंदर ही घुल के बाहर निकलता है। ये बात आप सभी भी जानते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इस मेथड में बार बार सॉल्वेंट को हम निकालेंगे उसमें से, तो ऑयल हमारा निकलता जाएगा। मैं मतलब मेन जो थीम है वो वही है, पोलर नॉन पोलर वाला, जो शुरू में ही हमने लिख लिया था। तो ये तो मेथड हो गए बच्चे अपने आइसोलेशन के। अब बात करते हैं हम लोग सेपरेशन की। सेपरेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेपरेशन के विषय में। ठीक है, अब लिपिड का सेपरेशन। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया था? एक्सट्रैक्शन किया था, मतलब जो सैंपल था, सेल थी, कोई टिश्यू था, सीड थे, उसमें से लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया था, बाहर किया था। अब लिपिड, ऑयल, लिपिड, फैट, ऑयल, वैक्स, कई टाइप हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को फिर अब अलग अलग कैसे करेंगे? एक बार सैंपल से निकाले, अलग करने के लिए फिर हमारे पास होंगे, हमारे पास जो लिपिड प्राप्त होता है मेरे भाई, वो कई प्रकार के मिक्सचर होते हैं उसमें। हमने जो लिपिड निकाला वो एक ही टाइप का थोड़ी निकाला है, किसी भी एनिमल या प्लांट टिश्यू से निकाले, आइसोलेट किए, तो कई प्रकार के लिपिड हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रल लिपिड होता है, फोस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टेरॉइड होते हैं, कई प्रकार के होते हैं बच्चे। अलग करने के लिए मेथड्स कार्बोहाइड्रेट के ही जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंस होगा बस जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं उनका। पहले जो मेथड हमने अपनाए क्रोमेटोग्राफी वाले, उसमें हमने ऐसा सॉल्वेंट लिया जो कार्बोहाइड्रेट को घोल सके। अब हम सोचेंगे ऐसा कोई जो लिपिड को घोल सके। तो इसके लिए भी जो मेथड होगा सेपरेशन का, वो मेथड पहला होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं TLC, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नाम सुनते ही याद आया होगा, अरे हाँ सर ये तो हमने पहले पढ़ा था, अभी जस्ट उस टाइम पहले, एक दो क्लास पहले ही हमने पढ़ा था। वही है, इसमें भी वहाँ पे क्या था प्रिंसिपल, वहाँ पे प्रिंसिपल लिखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की पोलैरिटी अलग होती है। यहाँ पे लिपिड की बात करें तो लिपिड के बारे में वही है, पोलैरिटी के हिसाब से सेपरेट किया जाएगा। यानी इसमें प्रिंसिपल क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट लिपिड की पोलैरिटी अलग अलग होती है, पोलैरिटी अलग अलग होती है, और उसी के आधार पे, पोलैरिटी के आधार पे हम लोग अलग अलग करेंगे उनको। विभिन्न प्रकार के लिपिड की पोलैरिटी बच्चे अलग अलग होती है, और पोलैरिटी के आधार पे इनका एक्सट्रैक्शन भी किया जाएगा, बाहर अलग से निकाला जाएगा। कंपोनेंट क्या क्या होंगे बच्चे? फिर से वही, एक तो हमारा स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज मतलब जो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, जैसे पेपर वाले में पेपर खड़ा रहता अपना, स्टेशनरी फेज था। TLC थिन लेयर वाले में अपनी लेयर होती, एक परत होती सिलिका जेल वगैरह की, वो होती है। तो यहां भी रहेंगे वो स्टेशनरी फेज, यहां भी वही रहेगा बच्चे।
स्टेशनरी फेज जो अपने पास रहेगा, ये स्टेशनरी फेज भी आपका वही रहेगा, आपका थिन लेयर, है ना, थिन लेयर या थिन प्लेट जिसको आप बोल सकते हो, किसकी बनी होती है, सेम टू सेम वही सिलिका जेल वगैरह की बनी होती है बच्चे, ठीक है, सिलिका जेल वगैरह की बनी हुई। फिर एक होता है मोबाइल फेज, ये स्टेशनरी फेज जो अपनी जगह पे रहेगा। मोबाइल फेज मतलब वो सोलवेंट जो दौड़ेगा, वो सोलवेंट विलायक के रूप में हम जिस केमिकल को लेंगे, तो मोबाइल फेज बोलते हैं उसको, यानी गतिमान जो केमिकल होता है जो गति करेगा तभी तो लिपिड अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कोई ना कोई नॉन पोलर सोलवेंट लिया जाता है। लिपिड के केस में क्या करते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट लेते हैं। यहाँ पर ये नॉन पोलर सोलवेंट वही मिक्सचर होता है कुछ ना कुछ केमिकल्स का। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल और वाटर, तीनों का मिक्सचर होता है। क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल और वाटर, है ना, यही तीन चीजें पहले थी, इस मेथड में भी यही लिया जाएगा आपका। माइग्रेशन ऑर्डर क्या होगा, मतलब लिपिड, देखो जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर हम लोग ये मोबाइल फेज डालेंगे तो उसके साथ लिपिड भी दौड़ेंगे। दौड़ना मतलब माइग्रेट करना, दौड़ना मतलब माइग्रेट करना। और बच्चे ये जो माइग्रेशन ऑर्डर है ना, ये जो आपका माइग्रेशन ऑर्डर होगा, ये जो माइग्रेट करेंगे, ठीक है, ये जो माइग्रेट करेंगे बच्चे, ये जो माइग्रेशन ऑर्डर होगा, अगर हम इसकी बात करें तो जो नॉन पोलर लिपिड है ना, देखो आपने सोलवेंट कौन सा लिया है, नॉन पोलर, और लिपिड भी क्या होते हैं, नॉन पोलर, तो वो अच्छे से घुलेंगे दूर तक जाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑर्डर ये होगा कि जो नॉन पोलर लिपिड है ना वो दूर तक जाएंगे, अलग हो जाएंगे दूर तक जाके। और जो पोलर होते हैं, मतलब थोड़े बहुत पोलर, बहुत ज़्यादा तो होते ही नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत भी पोलर लिपिड होंगे अगर, तो वो कम दूर तक जाएंगे, कम दूर तक जाएंगे, ये इसका सेपरेशन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो लिपिड अब हमारे, कोई लिपिड दूर चला गया है इस सीट के ऊपर, कोई नज़दीक है, तो फिर देखेंगे कैसे। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई केमिकल छिड़का जाता है, जैसे आयोडीन, आयोडीन वेपर हो गए, जैसे आयोडीन वेपर छिड़कते हैं तो भी हमें अलग से दिखने लगते हैं लिपिड। या फिर आपका फोस्फोमोलिब्डिक एसिड होता है, फोस्फोमोलिब्डिक एसिड होता फोस्फोमोलिब्डिक एसिड होता है ना, ये केमिकल हैं जिनके यूज से हम लोग देख सकते हैं। सुडान, सुडान ब्लैक, ये एक डाई है, मतलब ये छिड़कने से क्या होता है, हमें कलर्स मिलते हैं, अलग अलग कलर मिलते हैं, कलर के हिसाब से देखते हैं, जहां भी कलरफुल चीज बनी है मतलब वहां लिपिड है। तो विजुअलाइज करने के लिए छिड़क दो इन सारी चीज़ों को, इनमें से किसी भी एक का यूज कर सकते हो, छिड़क के पता कर लोगे कि जो लिपिड अलग हुए कहाँ कहाँ पे हैं वो, तभी तो उनको हम अलग से निकाल पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए फिर हमारे पास ये मेथड होते हैं बच्चों। ओके सर। तो ये होता है आपका पहला मेथड, टीएलसी मैंने बताया। टीएलसी के बाद में फिर इसके लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड भी होता है दूसरा बच्चे, एक और होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज़ें होंगी, दोबारा सारी रिपीट होंगी, बस मेथड का नाम लिख रहा हूँ। अंतर बस यहाँ ये होगा कि हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है ज़्यादातर केस में, ये डिफरेंस आ जाएगा बस। अच्छा, ऐसे ही आपका गैस क्रोमेटोग्राफी भी होता है, जो गैस की सहायता से होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्रोमेटोग्राफी मेथड आपने समझ लिया, उसमें जैसे केमिकल का यूज करोगे वैसा ही नाम पड़ जाता है। कॉलम में भरोगे तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर का यूज लोगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस की सहायता से करोगे तो गैस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे नाम बदल जाते, क्रोमेटोग्राफी मेथड सेम होता है। ओके सर। फिर बच्चे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आपका जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, बहुत जटिल लिपिड होते हैं, उनको अलग करने की विधि है। याद रखना, ये भी क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड की सहायता से हम लोग इनको सेपरेट करते हैं, दैट्स इट। इतना सा याद रखना बच्चे बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो कुछ मैंने नाम लिखे यहाँ पे, सुडान ब्लैक लिखा है, इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ हम अभी दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये मेथड तो क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया हमने, किसी न किसी केमिकल के साथ में लिपिड जाएगा, अलग होगा। एनालाइज करने के लिए मैंने कुछ डाई के नाम लिखे थे कि सुडान ब्लैक का यूज करेंगे। ये जो डाई है ना, जो कलर्स है, कैसे यूज करेंगे, इनका यूज होता है एनालाइज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मेथड हमने पढ़ लिए। सेपरेशन के बाद में फिर अगली चीज क्या आती है हमारी? अगली चीज आती है सर एनालाइज। एनालाइज कैसे करेंगे? तो एनालाइज में तो यूज किया जाता है डाई वगैरह का। एनालाइज यानी विश्लेषण। ठीक है भाई, विश्लेषण। विश्लेषण कैसे करेंगे? अब जो हमने सेपरेट किए हैं तो उनका विश्लेषण कैसे होगा? विश्लेषण करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं बच्चे हमारे पास में है ना। एक तो केमिकल टेस्ट होते हैं, पहले केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, यानी किसी न किसी केमिकल का यूज करके हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, कई प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, केमिकल्स की सहायता से हो सकते हैं टेस्ट, या फिर कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट भी हो सकते हैं बच्चे, है ना। क्वांटिटी, देखो केमिकल की सहायता से टेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर वो क्वांटिटेटिव नहीं होते, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो क्वालिटी बताते हैं आप अपने को। तो चलिए कुछ केमिकल टेस्ट हैं एनालाइज करने के लिए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है सुडान टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सुडान क्या है? एक डाई है, एक कलर है, जिससे हमें एनालाइज करने में सहायता मिलती है। ठीक है, सुडान टेस्ट मेरे भाई, तो इसको फैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। फैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहा जाता है इसको, क्योंकि फैट के लिए यूज होता है। फैट आइडेंटिफिकेशन, फैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के नाम से भी बच्चे इसको हम लोग जानते हैं। इसमें जो सुडान है ना, ये भी कई प्रकार की होती है, सुडान केमिकल भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता सुडान 3, इसका भी यूज कर सकते हैं इसमें हम, सुडान 3 का, और एक सुडान 4, है ना, इनका यूज करते हैं सामान्यतः। ये सुडान के टाइप होते हैं कई प्रकार की एक्चुअली में ये दोनों जो होती है ना डाई, ये दोनों ही नॉन पोलर डाई होती हैं, सुडान 3 भी, सुडान 4 भी ये नॉन पोलर डाई होती है, इनके नाम रखे हैं हमने, है ना। नॉन पोलर है तो लिपिड के केस में तो आपको अधिकतर चीजें जो यूज करनी है वो बच्चे नॉन पोलर ही यूज करनी, गैर ध्रुवीय प्रिंसिपल क्या है? सुडान डाई जो होते हैं, प्रिंसिपल क्या मतलब, जिन बातों के आधार पे हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा। पहली बात, तीसरी, जो सुडान डाई है ना, ये फैट सोल्यूबल होती है, ये फैट सोल्यूबल होती है। ठीक है, फैट सोल्यूबल होती है। सुडान डाई जो है सर हमारे पास में, ये फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील होती हैं सर। ठीक है ओके सर, एक तो इस बात का यूज होगा, सोल्यूबल होंगी तभी तो घुल के हमें कलर प्रदान करेंगे। डाई लिपिड फेज में डिसॉल्व हो जाती है, और लिपिड अगर प्रेजेंट है तो इनका रेड या ऑरेंज या ब्लैक कलर हो जाता है। अगर मान लो जहां पे हमने डाला, जिस भी सॉल्यूशन में डाला सुडान डाई को, डालने के बाद में अगर वहां पे लिपिड है तो ये कलर चेंज हो जाएगा इनका, उससे पता लगता है कि हाँ यहाँ लिपिड है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं तो लिपिड, लिपिड की प्रेजेंस में ये रेड या ऑरेंज
या ब्लैक हो जाती है। ठीक है, रेड, ऑरेंज या ब्लैक हो जाती है, याद रखिएगा बच्चे। ओके सर। मतलब कलर अगर इनका चेंज हुआ, आपने ये डाई डाली, अगर इनका कलर में चेंज हुआ तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई वहां पे लिपिड प्रेजेंट है, और फिर उसका हम एनालाइज करेंगे। और अगर नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो लिपिड भी वहां पे एब्सेंट है, वहां पे कोई लिपिड प्रेजेंट नहीं है। तो डाई जो होती है इनसे एनालाइज किया जाता है उसके विषय में। ठीक है, कई टाइप होती है। अब ये कलर मैंने कहा रेड, ऑरेंज, ब्लैक मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सुडान डाई का यूज किया है ना। जो सुडान डाई मैंने अभी आपको बताई, एक होती सुडान 3, एक सुडान 4, एक सुडान ब्लैक भी होती है, सुडान ब्लैक भी बोलते हैं जिसको। तो ये डाई में आपका सुडान 3 है, जैसे एक आपकी सुडान 4 है, एक बच्चे आपका सुडान ब्लैक भी, ऐसे होते हैं। अलग अलग कलर मिलते हैं, ऑरेंज मिलता है, किसी से रेड मिलता है, किसी से ब्लैक मिलता है। सुडान 3 जो है ना, ये डालते हैं, अगर लिपिड होगा तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा। सुडान 4 डालेंगे तो हमें डीप रेड, गहरा लाल रंग मिलता है। सुडान ब्लैक भी डालते हैं तो फिर आपको या तो ब्लैक कलर मिलेगा या फिर ब्लू कलर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो डाई से हमें अलग अलग कलर मिलते हैं, जैसे यूज करोगे वैसा कलर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा सर। तो क्वालिटी का पता लगता है, क्वांटिटी का पता करने के मेथड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। फिर बच्चे एक दूसरा मेथड होता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। एनालाइज करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ग्रीस स्पॉट टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, पर्पज क्या होता है, यहाँ पे हमारा फैट या ऑयल की पहचान करना होता है कि फैट या ऑयल प्रेजेंट है, यानी क्विक टेस्ट होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। मतलब इसका पर्पज होता है हमारा फैट या ऑयल की पहचान करना बच्चे। क्विक टेस्ट है, तुरंत पता लग जाता है या नहीं। कैसे पता लगेगा, स्पॉट बनेंगे, धब्बे बनेंगे, धब्बे बनने से पता लगता है। अभी बताता हूँ, सारे सीक्वेंस में बताता हूँ आपको मैं। प्रिंसिपल क्या है कि भाई पेपर फाइबर के ऊपर मान लो आपने कोई भी सैंपल डाल रखा है, आपने पेपर फाइबर के ऊपर कोई भी सैंपल डाल रखा है, और फिर क्या करोगे मेरे भाई, वहां पे आप उसके जो लिपिड, मतलब प्रिंसिपल जिस बात का यूज करेंगे, जो लिपिड होता है ना, अगर आपने पेपर फाइबर पे सैंपल डाल दिया, अगर उसमें लिपिड है, तो लिपिड की खास बात होती है कि उस पेपर के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है लिपिड आपका। लिपिड की खास बात होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे, और एब्जॉर्ब होकर के वो क्या करता है, वो एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट जैसा, मतलब पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता लेकिन लगभग पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट सा ही होता है। उस पेपर में से लाइट को आर पार जाने देता है, फाइबर के बीच में जाएगा, पेपर के जो फाइबर उनके बीच में चला जाएगा लिपिड, और अब क्या करेगा, अब लाइट को उसके आर पार जाने देगा। उसकी क्षमता ऐसी हो जाती है बच्चे। इसलिए पेपर के ऊपर क्या होते हैं, ये सपोर्ट बन जाते हैं, ये परमानेंट स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जहां से लाइट थोड़ी बहुत आर पार जा सकती है ना। यानी लिख देता हूं, लिपिड अगर सैंपल में होगा, लिपिड क्या करेगा, लिपिड पेपर फाइबर के बीच जाकर ट्रांसपेरेंट स्पॉट बना लेगा, धब्बे बना लेगा, ट्रांसपेरेंट स्पॉट बनाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है जिसका यूज करेंगे इसमें हम लोग। तो फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर लेते हैं, एक दो बूंदे सैंपल की डालते हैं, जिसमें लिपिड है या नहीं हमें नहीं पता, हमें पास बस सैंपल है, सैंपल की एक दो बूंद डाली। अब एक दो बूंद डालने के बाद में उस पेपर को सूखने दें। सूखने के बाद में अगर वहां पे उस पेपर के ऊपर ऑयली स्पॉट है, मतलब सूखने के बाद
सूखने के बाद में अगर उस पेपर के ऊपर ऑयली स्पॉट हैं, ऑयली स्पॉट हैं, मतलब वहां पे लिपिड प्रेजेंट है, मतलब वहां पे लिपिड है। लेकिन सूखने के बाद में हमने देखा, सूखने के बाद में जो हमने सैंपल डाला था वो गायब ही हो गया, तो मेरे भाई फिर इसका मतलब लिपिड नहीं था वहां पे। अगर वो गायब हो गया तो फिर नो लिपिड, फिर वहां पे लिपिड नहीं है ना, क्योंकि लिपिड होता तो वहां पे स्पॉट बनता जो हल्का फुल्का लाइट को आर पार जाने देता। ठीक है। अंजलि सर गुड मॉर्निंग सर, विल इट बी इनफ टू स्टडी बैच कंटेंट टू क्वालिफाई? देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी सिर्फ टीचर जो पढ़ा रहा है उससे आप ये जज नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। जिस लेवल के एग्जाम्स के आप लोग तैयारी कर रहे हो वहां पे ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वहां पे एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो कंटेंट। हाँ ये श्योर होता है कि टीचर आपको जो पढ़ाएगा मोस्टली वो चीजें आपको होंगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बट उसको आप लोग किस तरह से गेन करते हो, आप उसको रटते हो, कितना दिमाग में सेट हो रहा है, आपका बेस क्या है, उस बेस के आधार पे कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में कैसे गेन हो रहे हैं। आप लोगों ने कोई छोटी मोटी रीडिंग करते हो कि नहीं करते, आप लोग अपनी तरफ से एमसीक्यू लगाते हो कि नहीं लगाते, एक फैक्टर के ऊपर तो हम कह ही नहीं सकते। अब मैं ये बोल दूं हाँ बस ये करो बोर्ड वाला सब कुछ क्वालिफाई, ऐसा ना तो किसी के साथ आज तक हुआ है ना कभी होगा। हाँ इतना जरूर है, इसको जितना बेस्ट करोगे, जितना ज्यादा अच्छे से करोगे, जितना समय दोगे पढ़ाई को, एमसीक्यू जितना अपनी तरफ से लगाओगे, हम तो लगवाते ही रहते हैं, हम तो बहुत सारे लगवाएंगे आपको, लेकिन वो आपके दिमाग में कितना परसेंट गेन हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट को किस तरह से गेन कर रहे हो आप लोग, ये बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करती हैं। तो कभी भी किसी टीचर से या किसी से स्टेटमेंट सुनने की कोशिश मत करो कि ये कर लो बस हो जाएगा, ये कभी नहीं होता पढ़ाई की चीज़ों में। और इतने बड़े एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज़ मैं बोलूँगा आपको। जितना पढ़ोगे उतना कम होगा, साफ साफ कह रहा हूँ, जितना पढ़ोगे उतना कम होगा। क्योंकि अभी आप एग्जाम्स जिस लेवल के दे रहे हो, छोटे में एक वनडे एग्जाम थोड़ी है भाई, ये वनडे एग्जाम नहीं है ये। मेरे हिसाब से अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार में बात करो तो राज्य में भी केंद्र सरकार में भी सबसे टफ एग्जाम यही होते हैं, इससे टफ कोई एग्जाम नहीं होता, इससे बड़ा किसी का सिलेबस नहीं होता है। तो इतने बड़े एग्जाम्स को समराइज करने की कोशिश मत करो, है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो बैच तो पढ़ना ही है, बैच तो पढ़ना ही है, लेकिन बैच के साथ में एक बात ध्यान रखना बच्चे कि आपको अपना बेस्ट देना है, तब होगा काम। भारत के तुम किसी भी बड़े से बड़े कोई टीचर अगर 1 लाख रुपए भी फीस लेता होगा ना, तुम उससे ही पढ़ लो, लेकिन उसके बाद अपना बेस्ट नहीं दिया तो उससे नहीं होगा, कभी नहीं होगा उससे। तो अपना बेस्ट दो, मेहनत करो। जो कंटेंट हमने आपको हाथ पकड़ के बच्चे आपको रास्ता दिखाया कि देखो ये पूरी सड़क जा रही है, हम भी आपके साथ है, आप भी चलो, लेकिन कदम तो आप ही के चलेंगे तब आप हमारे साथ चल पाओगे। अगर आप कहोगे नहीं नहीं सर बस हमने फीस दे दी, कंटेंट आप है, सब कुछ आप करो, मैं तो मुझे तो गाड़ी में बैठा लो सर, बस गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलेगी आप बस पैदल चलो, वो नहीं होएगा बच्चे। तो मेहनत करो जितनी कर सकते हो, रिजल्ट लाना है हर हाल में। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, श्योरली कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि रिजल्ट का तरीका यही है, रिजल्ट देने का यही सबसे बेस्ट रास्ता है, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, इसी रास्ते से चल के आपको सिलेक्शन मिलना। बस अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना कि सर ने करवा तो दिया बस उसी को रट लिया। एमसीक्यू पे काम करो अपनी तरफ से, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी आपको पिछले सालों के सारे एमसीक्यू लगवाने वाला हूँ, चल भी रही है सीरीज अपनी, है ना, तो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, लेकिन आप भी करो। चलिए तो ये चीज मैंने बता दिया बच्चे आपको कि कैसे हम पता करते हैं, अगर स्पॉट धब्बा गायब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जो नए बच्चे आ रहे हैं कृपा करके शुरू से बैच शुरू करो, जितनी क्लासें हो चुकी हैं पिछली उनको कवर करते चलो। बैच में सब सीक्वेंस में दिया गया आपको, सीक्वेंस करना, बीच में किसी क्लास में एंट्री मत करना, क्योंकि छोटा मोटा क्लास नहीं है, छोटा मोटा बैच नहीं है भाई, ये एक में उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आपके कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे 30-30 40-40 लेक्चर लगेंगे एक एक यूनिट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए शुरू से शुरू करना सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऐसी मिलेगी कि आपका बेस भी क्लियर होता चलेगा और चीजें आप आगे समझ पाओगे, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। चलिए श्रेया कह रही है गुड मॉर्निंग सर, आपकी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की, काफी अच्छी कंसेप्ट क्लियर हो गए,
जो हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बच्चे, इसी तरह से मतलब हमने कभी भी हम कोई भी बैच रहता है तो इसमें ये नहीं सोचते कि बस निपटा दो तीसरे महीने बच्चों का। बच्चे बोलते हैं, बच्चे फ़ोन करके लड़ते हैं कई बार, सर हमें नहीं पता सर, इतनी तारीख तक सर जो करना कर करके नक्की कर दो। भाई ये आप कहीं और ले लो, फिर आप कहीं और एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ना, मार्केट में जो बेचते हैं कोर्स दूसरे तीसरे महीने, सब कोई भी बैच ले लो कर देते हैं। नहीं होता भाई, चीज़ें चलती हैं। और जब एग्ज़ाम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू किया अभी इन्होंने। तो सारे बच्चों के लिए हम सारी चीज़ें सोच समझ के उनके बैच में करते हैं। तो लेकिन शॉर्ट में पढ़ाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। हम शॉर्ट में आपको 45-50 लेक्चर ही दे दें बस, छाँट-छाँट के। तुम ये तो नहीं कह पाओगे कि सर ये आपने कुछ ये नहीं किया, आपको लगेगा अरे बहुत डीप है, लेकिन आएगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं, वहाँ से शुरू करके लेके आते हैं। हाँ, किस लेवल तक तुम लोग सीखोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम के हिसाब से। जिसके पास टाइम जितना ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा यहाँ से सीख के जाएगा। हाँ, एक बार समय आप लोग एक बार खुल के समय हमें दे दो कि हाँ सर बस आप एक बार हमारी पूरी तैयारी कर दो, फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। और अब तो खुशखबरी भी है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत पहले था, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है श्रेया, अभी एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा आपको, कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते कब आएगी अभी। और जो जिन बच्चों का नज़दीक वाला है और जो बच्चे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको फ़ायदा मिल गया और मिल गया टाइम। अब डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे रिजल्ट देंगे, 100% मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनको फ़ायदा मिल गया। चलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई सर हमें। अब एक और टेस्ट है एक्रोलीन टेस्ट बच्चे। एक एक्रोलीन टेस्ट भी होता है तीसरे नंबर पे। एक्रोलीन टेस्ट, एक्रोलीन टेस्ट, ठीक है। एक्रोलीन टेस्ट मेरे भाई, जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा, ठीक है। एक्रोलीन टेस्ट बोलेंगे जिसको हम। पर्पज क्या होता है? सामान्यतः ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल की पहचान करना। ये टेस्ट होता है हमारा मुख्य तौर पे ग्लिसरॉल की पहचान करने का। ग्लिसरॉल की पहचान करना सर, ठीक है। ग्लिसरॉल की पहचान करने से काम होता है। मतलब ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड आपने सुना होगा भाई। ग्लिसरॉल मतलब, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो बच्चे इसके माध्यम से फैट जो है ना, जो फैट है उस फैट की पहचान की जाती है। ठीक है, देखो फैट की पहचान कैसे सर? आपने तो लिखा ग्लिसरॉल, लेकिन सर अकेले ग्लिसरॉल से थोड़ी फैट बनता है भाई। ग्लिसरॉल जो होता है ना, वो फैट की बैकबोन होती है, वो कम, उसकी रीढ़ की हड्डी यही है। फैट को हम क्या बोलते हैं? फैट को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना, उसकी बैकबोन ग्लिसरॉल ही होती है। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राइग्लिसराइड यानी फैट जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड की, ट्राइग्लिसराइड की बच्चे क्या होती है? ये मेरे भाई बैकबोन होती है, ठीक है। बैकबोन होती है ट्राइग्लिसराइड की। ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चे? बैकबोन होगी सर। ओके सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। जब फैट को हम लोग किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं ना, तो ग्लिसरॉल जो है ना वो एक्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बहुत तेज इरिटेटिंग सी स्मेल आती है। मतलब जब फैट को हम स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे KHSO4 हो गया, मतलब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब फैट को हम किसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट KHO, किसी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग KHSO4 जिसको आप लोग बोल सकते हो, जैसे KHSO4 वगैरह के साथ में, एजेंट के साथ
एजेंट के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है भाई, ये जो आपका ग्लिसरॉल है ना, ये जो बैकबोन थी, ये एक्रिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। एजेंट के साथ हीट करेंगे तो ग्लिसरॉल जो है वो एक्रिलीन के में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, स्मेल आएगी बहुत तीखी, मतलब इरिटेटिंग स्मेल आती है। तो अगर इरिटेटिंग स्मेल आ रही है मतलब वहां पे ये ग्लिसरॉल है, यानी आपके फैट है ना, इसी से पता लग सकता है हमें। तो बस यही टेस्ट होता है, इससे हमें पता लग जाता है बच्चों। तो ये था हमारे पास में क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी मतलब गुण, कि फैट है कि ग्लिसरॉल है कि कौन सी चीज है, मतलब इस बात को पता लगाने का हमारा ये मेथड था। इसके बाद अब है कुछ क्वांटिटेटिव मेथड। अब लिपिड का हमें देखना है क्वांटिटेटिव एनालाइज करना। ये क्वालिटी वाले थे सबसे पहली बात। अब क्वांटिटेटिव मेथड, वो केमिकल मेथड थे जिसमें हमें पहचान होती थी, एनालाइज होता था कि कौन से प्रकार का यहाँ पे लिपिड है। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी पता करने के लिए तो एक होता है बच्चे आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड। सबसे पहला होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेवी मेट्रिक मेथड, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक मेथड, समझ गए भाई। इसमें क्या होगा, इसका पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है कि टोटल जितना भी लिपिड है उसका डायरेक्ट मेजरमेंट करना, मतलब टोटल लिपिड, कुल जितना लिपिड है उसका पता लगाना। टोटल लिपिड कंटेंट, कहीं पर भी जितना टोटल लिपिड की मात्रा है, वहां तो हम ये देखते थे कि कौन से टाइप का टोटल लिपिड की कंटेंट पता करना यहाँ पे पर्पज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यतः जो लिपिड होते हैं उनको हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का आपने तरीका देखा ही था पीछे। तो जो हमने आइसोलेशन किया था भाई, किसी भी सॉल्वेंट का यूज करके, हेक्सेन का यूज करके, क्लोरोफॉर्म का यूज करके, तो वो हमने एक्सट्रैक्ट करके लिया था। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में सॉल्वेंट था उसको एवोपोरेट करवा देते हैं, उसको हम हीट करके उसको हम वेपर बना के उड़ा देते हैं। नीचे क्या बचता है, केवल लिपिड। जो टोटल लिपिड बचता है ना, उसका कर लेते हैं वेट, वेट उसका कर लेते हैं भार मापन। बस ये क्वांटिटी पता करते हैं, और क्या है, और कुछ नहीं है, कुछ नई चीज थोड़ी है। डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं, मैंने कहा था डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं जितना भी लिपिड कंटेंट, तो ऐसे वेट से कर लेते हैं। फिर एसिड वैल्यू से भी पता कर लेते हैं बच्चे। बहुत आसान है, कभी आप सोचो कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, एसिड वैल्यू से भी पता कर लेते हैं बच्चे। दूसरा मेथड होता है सर एसिड वैल्यू, या मेथड के नाम बस ध्यान रखना, बाकी ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, ये आसान सी बात है जो दैनिक जीवन में हम भी करते हैं, और स्कूल कॉलेज में आपने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं आपको। तो जिस बच्चे ने ऐसे स्कूल कॉलेज में, अच्छे स्कूल कॉलेज में गया होगा, तो अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी करके आए हम लोग। अच्छी भाई, हाँ वो अलग बात है कि अभी की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल कॉलेज जो है, कहाँ सिलेबस ही ढंग से नहीं करवाते। अगर करवाते तो आप लोगों को आज हमसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। आप लोग सिर्फ अपने स्कूल कॉलेज की किताब पढ़ते ना, उसका 60% भी पढ़ लेते, 70% भी पढ़ लेते, आपके सारे एग्जाम ये निकल जाते मेरे भाई। बस वहाँ गलती हम करके आए हैं, हमारी भी नहीं उतनी, शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है, नहीं ढंग से कराया जाता है हमें काम। और कराते हैं तो हम लोग उनको, टीचरों को सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे, हम लोग अपनी बातें बीच में ले आकर के और उनको ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें आपकी दिक्कत करती हैं। एसिड वैल्यू में क्या करते हैं, यहाँ से हमें मेरे भाई जो आपका फ्री फैटी एसिड की मात्रा बताते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड की मात्रा बताते हैं। अब कहोगे सर कैसे? देखो भाई, कोई भी आपके पास में फैटी एसिड है, लिपिड ही तो होते हैं सर। मतलब पहले मैं लिख दूं, इस मेथड में हम लोग फ्री फ्री फैटी एसिड की मात्रा ज्ञात करते हैं। कैसे? हमारे पास में जो सैंपल है, उस सैंपल के अंदर बच्चे, हमारे पास में जो सैंपल है सर, उस सैंपल के अंदर आप लोग क्या करेंगे? सैंपल जो आपके पास है ना, उस सैंपल में आप लोग KOH डालोगे, KOH डालेंगे। KOH डालेंगे तो क्या होगा? ये सैंपल के अंदर फैटी एसिड है ना, ये सैंपल के अंदर ये फैटी एसिड हैं, ये जो फ्री फैटी एसिड हैं, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब मुझे हमें एक बात पता है कि भाई जितना कम KOH डालेंगे उतने ही कम फैटी एसिड न्यूट्रल होंगे, जितना ज़्यादा KOH डालेंगे उतने ही ज़्यादा फैटी एसिड न्यूट्रल होंगे। तो ये सारी बात डिपेंड करती है हमारे फैटी एसिड डालने के ऊपर। फैटी एसिड जितना डालेंगे उसके हिसाब से ये सारे काम होने वाले हैं मेरे भाई। तो फैटी एसिड डाला हमने, न्यूट्रल हो गए, ये सॉरी KOH डाला हमने, फ्री फैटी एसिड न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ अनुमान लगाते हैं कि कितना KOH डाला। जितना KOH ज़्यादा डलेगा, मतलब ये कि वहाँ पर उतने ही ज़्यादा क्या है बच्चे, उतने ही ज़्यादा फ्री फैटी एसिड थे। तो फ्री फैटी एसिड का कैसे अनुमान लगाया? KOH डालते गए न्यूट्रल होते गए, जब सारे न्यूट्रल हो गए तो देखा हमने कितना डाला भाई, इतना डाला, मतलब इतने तो फैटी एसिड है यहाँ पे। तो ऐसे एक अनुमान है, एक तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गई ना बात? ओके मेरे भाई। ये आपका होता है एसिड वैल्यू वाला टेस्ट, जिससे हम टेस्ट पता करते हैं। ऐसे एक आयोडीन वैल्यू होती है कि भाई आयोडीन डाल के पता करते हैं, जितना ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया सैंपल के द्वारा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ये लिपिड था, है ना। तो एक होता है आयोडीन वैल्यू, बस नाम याद रख लेना, आयोडीन वैल्यू। सैंपल में हम आयोडीन डाल लेंगे, जितना ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा लिपिड होगा। जितना ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा वहाँ पे किसकी मात्रा होगी? लिपिड की मात्रा होगी। बस ये आयोडीन से भी हम क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं। तो ये मेथड थे बच्चे एनालाइज करने के लिपिड के लिए। ठीक है? इसके बाद बस एक आधे टेस्ट और हैं जो लिपिड से रिलेटेड हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। 2-3 टेस्ट हैं स्पेशली आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा बच्चे, है ना। आज यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद भाई।